Welcome to the history video series. Now, this is our second video of the chapter number 2, the nationalist movement in Indochina. Okay? यस यहाँ तक हमने जो था अपना हिस्ट्री का जो पहला वीडियो था यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। इसमें मैंने बताया था कि जो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने एक शहर का निर्माण किया था, बिल्ड उनको उसको बनाया था। हैनोई जो था, ठीक है, उसको बहुत ही मॉडर्नाइजेशन तरीके से उसको बिल्ड किया था हैनोई शहर को। कहाँ पर? वियतनाम में। तो उन्होंने पूरा आर्किटेक्चर का और पूरा एक तरह से पूरे रोड्स एंड और ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस तरह से उसको बिल्ड किया था कि वो एक तरह से मॉडर्न उसमें आ जाए कि हैनोई शहर जो है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो एक बार देख लेते हैं कि क्या है। 1902 की बात है जिसमें क्या हुआ था कि हैनोई शहर में मैंने बताया था बाढ़ आ गई थी वहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लड हो गया था और जिस वजह से जब इन्होंने मतलब जब ये शहर बनाया गया था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो सीवेज जो प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर मतलब जितना भी कूड़ा था वो एक तरह से उस चीज़ का उन्होंने पूरा मैनेज नहीं किया था और वो सारा कूड़ा, पूरे शहर का कूड़ा जो था वो नदियों में मतलब बहा दिया जाता था कि नदियों में चला जाता था। सीवेज की प्रॉब्लम आ गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जब बाढ़ आई, ठीक है, जब इस तरह से फ्लड की प्रॉब्लम हुई, बारिश बहुत तेज़ हो गई, तो वो सारा जो नदी का जो पानी है, ठीक है, वो और जो कूड़े के साथ वो क्या हो गया, शहरों में जाकर पूरा भर गया और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से सीवर की प्रॉब्लम के चलते हुए जो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो चूहे चूहे जो थे, जो रैट्स जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने अपना मतलब उन्होंने वहाँ पर इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर लिया चीज़ों को और जिस वजह से बीमारी जो थी वो फैलने लग गई। अब चूहों की प्रॉब्लम के चलते जो है वो प्लेग की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फिर इन्होंने फ्रांसीसियों ने जो मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ वो ये है कि फ्रांसीसियों ने फिर वियतनामीज को बोला कि भाई चूहों को पकड़ो, नहीं तो प्लेग की बीमारी जो है बहुत मतलब लार्ज लेवल पे अपना रूप दिखा रही थी। अब वियतनामीज वैसे ही फ्रांसीसी लोगों से एक तरह से मतलब अगेंस्ट थे उनके। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उनको इसके बदले बाउंटी दिया जाता था। मतलब एक तरह से बाउंटी मीन्स कि जो यहाँ पर जैसे रुपीस चलते हैं तो वहाँ पर बाउंटी सिस्टम चलता था। ठीक है, एक तरह से एक्सचेंज का। तो जो पैसों को जो सिस्टम चलता था, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको चूहे पकड़ने के लिए उनको ये बोला कि तुम जो है मतलब चूहे की पूंछ मतलब काट के जो उसकी जो टेल है वो काट के लेकर आओ प्रूफ के तौर पर। ठीक है, तो प्रूफ दो हमें तो हम उसके बदले तुम्हें क्या देंगे, पैसे देंगे। तो अब वियतनामीज ने क्या किया, वियतनामीज ने सोचा ये पैसा कमाने का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है और फ्रांसीसियों से बदला लेने का भी बहुत अच्छा तरीका है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेल जो है मतलब टेल जो है वो क्या किया, टेल को काट के लेकर आते थे, लेकिन लेकिन चूहे को जिंदा ही छोड़ देते थे, चूहों को मारते नहीं थे वो। तो इस वजह से क्या हुआ, जब पैसा कमाते चले गए वो, लेकिन फ्रांसीसी जो थे वो इस बात को समझ गए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है वियतनामीज जो है वो कहीं ना कहीं मतलब पैसा कमाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद सम पीपल्स इनफैक्ट बिगिन राइजिंग राइट्स टू अर्न अ बाउंटी। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो चीज़ें जो थी कि मतलब फिर उसने मतलब जो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। ठीक है, और प्लेग की महामारी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक विशाल रूप लिया उसने और जिस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये जो छोटी स्टोरी है, ठीक है तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसको रीज़न की तरीके से देखें, ठीक है, ये क्यों दी गई है, वो लेसन में इसलिए दी गई है
क्योंकि इसमें कहीं न कहीं जो वियतनामीज़ जो थे, उन्होंने एक मूवमेंट जो छेड़ा था, किसके विरुद्ध? फ्रांसीसियों के विरुद्ध, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे, वो मतलब एक तरह से फ़ोर्सफुली उन्होंने मिलिट्री का सहारा लेकर, एक तरह से पूरे मिलिट्री का सहारा लेकर उन्होंने वियतनामीज़ जो है, वियतनाम जो शहर है, वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, ठीक है, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, जिस वजह से उसका विरोध करने के लिए वो इस तरह के जो वियतनामीज जो थे, वो इस तरह के ऐसे ऐसे तरीके अपनाते थे कि वो तंग आ जाए फ्रांसीसी। तो यहाँ पर जो अगर बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना अपने 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 लेवल पर मूवमेंट छेड़ा, तो यहाँ पर ये वाला जो पहला जो कॉज है, ठीक है, ये वाला पहला जो कारण है कि रेड जो हंट वाला, तो ये कॉज भी जो है वो लिखा जाएगा, और इसमें इसमें विरोध जताया गया है कि किस तरह से वियतनामीज ने फ्रांसीसियों का एक तरह से उनके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने शुरुआत की है विरोध की। जब हमने पहले वाली वीडियो में देखा, तो जहाँ पर विरोध की जो शुरुआत हुई है, जो मूवमेंट की जो शुरुआत हुई है, वो हुई थी एक स्कूल से, जहाँ पर एक छोटी सी गर्ल को प्रिंसिपल ने, जो फ्रांसीसी जो प्रिंसिपल था, उसने सबसे पीछे बैठने के लिए बोल दिया था, और उसने पीछे बैठने से मना कर दिया था, जहाँ से वहाँ विरोध की जो है एक तरह से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो है वो उन्होंने पार्टीज बनाना शुरू कर दिया था, यंग वर्कर्स जो पार्टीज बनाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से एक तरह से मूवमेंट जो है वहाँ से शुरू हो चुका था। सेकंड नंबर पे जो रेड हंट वाली जो स्टोरी मैंने आपको आज सुनाई है, तो ये भी एक दूसरा कारण है मूवमेंट की शुरुआत का, कि फ्रांसीसियों को एक तरह से लोग जो थे, वियतनामी जो थे, वो विरोध जता रहे थे, और ये विरोध जो है वो छोटी छोटी घटनाओं से सामने आ रहा था, ठीक है। ये दो चीज़ें तो आपको समझ आ गई, एक स्कूल की घटना और एक ये वाली, ये जहाँ पर हनोई शहर में जब ये प्लेग वाला जो महामारी फैली थी, जिस वजह से लोगों ने किस तरह से इस चीज़ का विरोध किया। ओके, नाउ अब जो तीसरी बात देख लेते हैं कि किस तरह से फ्रांसीसियों का विरोध किया, किसने किया? वियतनामीज ने। तो यहाँ पर रिलीजन का सहारा लिया और एंटी कॉलोनिज्म का सहारा लिया। इसमें क्या हुआ कि किस तरह से जो विचारधाराएं थीं, ठीक है, जो रिलीजियन जो बिलीव्स थे, जैसे वो मानते थे, वियतनामीज जो मानते थे, वो कहीं ना कहीं रिलीजियन बिलीव्स को मानते थे। और यहाँ पर जो फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी जो थे वो किसको? ईसाई धर्म को एक तरह से उसको बढ़ावा दे रहे थे, और उसको और ज़्यादा मतलब पूरे पूरे उसमें उसको इनकरेज कर रहे थे, और उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर रहे थे ईसाई धर्म को, ठीक है। तो इस वजह से वियतनामीज जो थे अपने रिलीजन को लेकर, कि हमारे रिलीजन पर इस तरह से वो अटैक कर रहे हैं। और फ्रांसीसी क्या बोल रहे थे कि भाई आपका, वियतनामीज को बोल रहे थे कि आपका जो रिलीजन है वो बैकवर्ड है, वो मतलब सिविलाइज नहीं है, वो बिल्कुल ही मतलब एक तरह से यूजलेस है, बेकार है, सब ये ऐसा रिलीजन होना ही नहीं चाहिए। अब जब रिलीजन के ऊपर बात आ जाती है, तो दैट मीन्स कि एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन जो है वो इसकी विरोध में आ जाती है। आप समझ पा रहे हैं ना? मतलब अगर आप आसपास का भी उदाहरण लें, इंडिया में भी देखें, अगर रिलीजन पे कोई बात आ जाती है, तो दैट मीन्स कि वो एक मतलब इतना बड़ा मूवमेंट बन जाता है कि जैसे कि हम इस चीज़ का विरोध करने के लिए लोग जो हैं वो किस तरह से मतलब अपने अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई, जब फ्रांसीसियों ने ईसाई धर्म को, ठीक है, ज़बरदस्ती लादने की कोशिश करी कहाँ? वियतनामीज पर। तो वियतनामीज ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया, जिसमें बहुत सारे जो ऐसे आइडियोलॉजिकल जो लोग थे, वो भी आगे बढ़कर उन्होंने किस तरह से सहयोग किया, वो देखते हैं हम। यस, यहाँ पर बात करें कि जो हुआ हाउ जो एक तरह से मूवमेंट था, ठीक है, ये मूवमेंट की शुरुआत जो थी वो किसने की थी? हुई ने फू सौ जो थे, ठीक है, वियतनामीज जो थे, एक तरह से उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। उन्होंने ईसाई धर्म जो एक तरह से कन्फ्यूजिज्म जो था, उसको एक तरह से पूरा विरोध किया था उसका। और इस वजह से जो
कैथोलिक्स जो थे उनको 1000 कैथोलिक्स को मार दिया गया था, जिस वजह से मूवमेंट जो था, वन सच मूवमेंट नंबर 7 पर देखिए, वन सच मूवमेंट was the Hoa Hao. It began 1939 and gained great popularity in the fertile Mekong Delta area. ठीक है, वो किस तरह से एक तरह से मूवमेंट जो था वो बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, जब भी बात आएगी कॉजेज़ की, जब भी बात आएगी मूवमेंट किस तरह से एक तरह से सेपरेट हुआ ना, तो उसके मैंने बार बार बोल रही हूँ एग्जाम्पल्स आपने देने हैं। स्कूल का एग्जाम्पल दे दिया, रैट वाला जो इंसिडेंट है उसको बता दिया। थर्ड नंबर पे ये वाला जो मूवमेंट अभी मैंने बताया आपको, होआ हाओ वाला, जिसमें जो जो नेता कौन थे उसके, हुएने फूसो, जिसमें मूवमेंट जो था जिसमें कैथोलिक्स लोगों को मार दिया गया था। मतलब क्यों मार दिया गया कि तो वो कैथोलिक कौन थे, ईसाई धर्म के प्रवक्ता थे, जो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती वियतनाम में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, और वो फ्रांसीसी के कहने पर ये सब कर रहे थे, जिस वजह से ये मूवमेंट जो था, जो रिलीजन मूवमेंट जो था, जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो उसका ही एक तरह से डिटेल रूप है। ठीक है, अब बात करते हैं विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन को लेकर बहुत सारे सवाल जो थे वो खड़े हो गए कि किस तरह से अपने ट्रेडिशन जो थे, जो मैंने बताया कि मॉडर्नाइजेशन का एक ऐसा ट्रेंड लेकर आ रहे थे फ्रांसीसी लोग। उन्होंने ये बोला कि आपका जो, आप सिविलाइज नहीं हो, ठीक है, किसको बोला, वियतनाम में इसको बोला, तो आप सिविलाइज नहीं हो, आपको डेवलप एक तरह से वेस्ट एज द सिंबल ऑफ ए डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन, आपको एक तरह से मॉडर्नाइजेशन और डेवलप करना चाहिए अपने आप को। इसमें जो स्कॉलर हुए, ठीक है, तो जो लेड बाय ए कन्फ्यूजियन स्कॉलर एक्टिविटीज, देयर इज ए crumbling and educated in the कन्फ्यूसिएशन एंड ट्रेडिशन। इसमें जो बात की जा रही है, जो बहुत बड़े एक तरह से जो प्रचारक हुए, क्या नाम था उनका, फान बोई चाओ, ठीक है, फान बोई चाओ जो थे, उन्होंने किस तरह से विरोध किया इस चीज़ का कि नहीं, जो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, एक तरह से रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, वो एक तरह से मूवमेंट चलाया उन्होंने, जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया दुई तान होई। एंड 1903 में प्रिंस, जो वहाँ के जो प्रिंस थे, एक तरह से ये जो मूवमेंट जो शुरू किया गया था, इसमें इसमें जो प्रिंस थे, एक तरह से कुआंग दे जो थे उसके हेड बने, किसके, ये जो रेवोल्यूशनरी सोसाइटी के। उसके बाद जो एक बात की जा रही है, फान बॉय चाओ मेट द चाइनीज रिफॉर्मर्स मिले, जो वो जिसका नाम क्या था, लियोंग किचाओ। एंड इसमें योकोहामा इन 1905 में ये इस तरह से ये बताया जा रहा है कि जो सुधारक हुए, मतलब ठीक है, चाइना के जो एक तरह से रिफॉर्मर थे, तो उन्होंने मिलकर जो थे वो पूरा मूवमेंट चलाया, जो रिलीजन मूवमेंट जो था, विजन ऑफ ए मॉडर्नाइजेशन को लेकर। मैंने बताया कि रिलीजन को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर किस तरह से उन्होंने अपने विचारधारा को, अपने आइडियोलॉजी को पूरे वियतनाम में पूरा पूरा एक तरह से सेपरेट किया, कि हमारे वियतनामीज पर जो एक तरह से सिविलाइज करने का जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। तो इस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, एक होकर यूनाइट करके हमें फ्रांसीसियों का विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी जो है वो शामिल होता है। इसमें जो बात करिए किस तरह से आगे ये जो है और ज़्यादा फैला। यस, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से रिफॉर्मर जो थे उन्होंने अपने अपने जो टिपिकल जो चीज़ें थी उसको प्लान किया आगे, अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को आगे ले जाने का। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्रेंच जो लोग थे उसको रेसिस्ट किया, उनके आइडिया को एक तरह से रोका, या उसको मतलब से उसका पूरा विरोध किया। नाउ इसमें जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसका पूरा रिजेक्शन किया कि हमें मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पूरी फोर्सफुली जो है वो हमारे ऊपर थोपी जा रही है। इसके बाद जो ये लिबर्टी एंड बट चार्ज द फ्रेंच फॉर नॉट एविडिंग बाय द आइडियल, जो रेवोल्यूशनरी जो थे, जो एक तरह से रेवोल्यूशन आया, जो किस तरह से
किस चीज़ को लेकर, मतलब एक इनकी आइडियाज़ को जो है वो फॉलो तभी किया जाएगा जब वो हमारे रिलीजन और हमारे कस्टम पर ये चीज़ें जो है वो हावी नहीं होती हैं। हाँ, जहाँ तक बात आती है लीगल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की और डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ की, वहाँ पर वो कहीं ना कहीं उनकी जो सहमति है वियतनामीज की, वो फ्रांसीसी लोगों के साथ मैच करती थी। इसके बाद अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न एंड जापान एंड चाइना, क्या क्या अदर वेज अपनाया गया मॉडर्न बनने का, ठीक है, एक तरह से आधुनिकीकरण करने का तरीका जो अपनाया गया। इसमें बात करते हैं जैसे कि 20th सेंचुरी में गो ईस्ट मूवमेंट बिकम पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट हो गया। कि क्या इसमें क्या था कि अगर हमें मॉडर्नाइजेशन बनना है, मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि हमें इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर लेवल पे हर तरीके से हमें एक आधुनिक बनना है, तो हमें कहीं ना कहीं गो ईस्ट मूवमेंट को जो है वो आगे लेकर जाना पड़ेगा, जिसमें बात कर लेते हैं आगे, जहाँ पर उन्होंने फॉलो किया किसको, जापान एंड चाइना के मॉडर्नाइजेशन तरीके को। यस, यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से एक जो फ्रांसीसी जो थे वियतनाम से निकाल दिया जाए, वो ही चाहते थे कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकाल दिया जाए, और जो एक तरह से जो सम्राट को गद्दी पे बिठाया हुआ है, जो एक तरह से पपेट है, किसका पपेट है, फ्रांसीसियों का, तो उसको भी हटा देना चाहिए। न्यू न्यू ग्यून राजवंश को गद्दी पर बिठाया जाए। उसके बाद जो ये सारी चीज़ें वो चाहते थे, उन्होंने इस सब चीज़ों के लिए, यानी कि वियतनामीज ने, उन्होंने जापान से सहायता मांगी। जापान में जो मॉडर्नाइजेशन तरीके से एक तरह से विरोध किया जा रहा था, एक तरह से किस चीज़ का, जो गुलाम जो बना हुआ था उस चीज़ का विरोध किया जा रहा था, तो उस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया वियतनामीज ने। और 1907 पे जैसे रूस से विजय प्राप्त करी थी जापान ने, उसी तरह से वो चाहते थे कि हम भी जो हैं, मतलब एक तरह से फ्रांसीसियों से विजय प्राप्त करें। जिस वजह से जो वियतनामीज जो स्टूडेंट जो थे, उन्होंने एक तरह से जापान से हेल्प मांगी, और टोक्यो में उन्होंने एक रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, 1908 में जापानी गृह मंत्रालय ने ऐसी गतिविधियों का, मतलब जो जापान के जो मंत्रालय जो थे, मतलब ऐसी जो चीज़ें हो रही थी उसका विरोध तो खैर किया। उसके बाद फान बोई चाउ सहित बहुत सारे लोगों को जापान से निकाल दिया गया, क्योंकि जापान में वियतनामीज जो थे वो एक सोसाइटी बना रहे थे। ठीक है, तो वहाँ से निकाल दिया गया। अब उस उन्होंने क्या किया, उन्होंने शरण ली चाइना में शरण ली, किसने, वियतनामीज ने। तो उसके बाद ये मूवमेंट शुरू हुआ चाइना से भी वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, क्योंकि चाइना में जो है एक तरह से सुन यात सेन के नेतृत्व में बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने जो राजवंश जो था, जो एक तरह से डायनेस्टी सिस्टम जो था 1911 में, वहाँ पर एक तरह से उनको गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। और वहाँ पर चाइना में रिपब्लिक जो है वहाँ पर एक तरह से बिल्ट हो चुका था, तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अब वियतनामीज ने वहाँ पर जो वहाँ वियतनामी जो स्टूडेंट्स जो थे, जो जापान से निकाले गए थे, उन्होंने चाइना में एक तरह से एक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, उस एसोसिएशन को क्या बोला गया, वियतनाम कुआन फुक होई, यानी कि एसोसिएशन बनाई गई, जहां पर फ्रांस विरोधी एक तरह से मूवमेंट जो था वो पूरे जोश से वो शुरू किया गया। और एक तरह से रिपब्लिक की स्थापना के लिए और अपनी ऐसे फॉर्म किया गया कि जो वियतनाम कुआन फुक होई जो थे, जो मूवमेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों का पूरी तरह से विरोध करने के लिए स्थापना की गई थी। नाउ इसके बाद बात करते हैं न्यू रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, जहाँ पर न्यू रिपब्लिक में एक तरह से जो सिस्टम जो शुरू किया गया था, वो किस तरह से एक तरह मूवमेंट जो था आगे इंकरेज हुआ, जो पूरे लार्ज लेवल पे फैला। यस, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से वियतनाम में एक तरह से रिपब्लिक की शुरुआत की गई फ्रांसीसियों के द्वारा। और यहाँ पर एक पपेट जो था उनका, एक कठपुतली सम्राट जो था उसको बिठा दिया गया, जिसका नाम क्या था, बाओदाई करके जो सम्राट था।
ठीक है, और उसको इसलिए बिठाया गया ताकि वो फ्रांसीसियों के इशारे पर काम कर सके। लेकिन ये जो वियतनामियों ने इसका विरोध किया पूरी तरह से, और यहाँ पर उन्होंने एक तरह से पूरा विरोध करते हुए मूवमेंट छेड़ दिया। फ्रांसीसी जो सेना थे, सवर्चे जो कमांडर थे, हेनरी नावरे ने 1953 में ऐलान कर दिया कि अब हम जल्दी ही जो है विजय हासिल कर लेंगे। और 7 मई 1954 को क्या किया गया कि जो वियतनामी जो थे उन्होंने फ्रांसीसी एक्सपेडिशनरी कॉर के नाम से बहुत सारे सैनिकों को मार दिया, जिसमें 16,000 जो थे एक तरह से उनको कैद कर लिया गया। 16 जो एक जनरल और 16 कर्नल्स को, और 1749 जो कमांडर थे उनको, अफसरों को अपने मतलब एक तरह से उनको अपने उसमें कैद में कर लिया। उसके बाद बात करते हैं किस तरह से जो मतलब अपना उन्होंने वियतनामीज पर रिपब्लिक बिल्ड करने की एक तरह से कोशिश की थी फ्रांसीसियों ने, और अपना ही एक सम्राट जो था जो कठपुतली की तरह काम करता था, तो वो स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी। नाउ इसमें बात करते हैं कि नेशनल लिबरेशन जो फ्रंट है, वो एक तरह से पूरी तरह से कंट्री को यूनाइट करने के लिए उसने पूरा प्लान किया, और किस तरह से उसने उसको यूनिफिकेशन करने के लिए लड़ाई लड़ी फ्रांसीसियों के। यहाँ पर एक और घटना हुई वियतनामीज के लिए कि यहाँ पर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी कि एनएलएफ और जो फ्रांसीसियों के विरुद्ध, तो यहाँ पर अमेरिका ने भी एक तरह से इस वॉर में एंट्री कर ली कि भाई अब ऐसा करते हैं कि अमेरिका ने ये कोशिश करी कि हम जो हैं फ्रांसीसियों के साथ मतलब एक तरह से वियतनाम पर कब्जा कर लेंगे और उनके रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाएंगे। और वियतनाम जो है वो एक तरह से कमज़ोर है, या एक तरह से कमज़ोर देश है और जल्दी से हमारे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन देखिए क्या हुआ कि उसने यूएस ने इस वॉर में एंट्री तो कर ली, लेकिन 1965 से लेकर 1972 तक ये पूरे बहुत लंबे काल तक ये जो था युद्ध चला, जिसमें उसने अमेरिका ने एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, गुड मेडिकल सप्लायर्स का, ठीक है, जहां पर जो कैजुअलिटीज जो थी वो जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से डेथ होती थी वो भी बहुत बड़े लेवल पर होती थी। यूएस ने अपना इतना भयानक रूप दिखाया, इतना ब्रूटल रूप दिखाया, जिसका इतना फेस ऑफ जो ये जो दिखाया उसने, जिसका बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रूशियल तरीके से इसका विरोध हुआ। अमेरिका के लोगों ने खुद अमेरिका का विरोध किया कि मतलब एक तरह से जो यंग जनरेशन थी, जो यंग लोग थे, ठीक है, जो अमेरिका में गरीब थे और जो यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे थे, उनको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती कर दिया और वियतनाम वॉर में झोंक दिया, जहां पर वियतनामीस के खिलाफ जो था एक तरह से जो वो वॉर जो उन्होंने शुरू करी थी अमेरिका ने, उन्होंने एक ट्रूप्स जो थे वो लगा दिए, वेपन्स, टैंक्स, बैग्ड एंड द मोस्ट पावरफुल बम्स जो थे, मतलब एक तरह से बहुत आधुनिक जो बॉम्ब प्रणाली थी या टेक्निक्स थी, टैंक्स जो थे, बहुत आधुनिक लेवल की जो प्रणाली थी, वो अमेरिका ने यहाँ पर वियतनामीज पर यूज़ करी। यहाँ पर बहुत समझने वाली बात ये है कि जो अमेरिका ने ये जो चीज़ें जो शुरू कर दी थी, लेकिन वियतनाम में जो एक नेशनलिज्म वाली जो भावना थी तो वो उसको नहीं तोड़ पाए, ठीक है। इस चीज़ को समझना आप, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा कोशिश कर दी, हजारों लाखों की संख्या में उसने अमेरिका के यंग जनरेशन को जो था इस वॉर में लगा दिया, लेकिन वो वियतनामीज की जो नेशनलिज्म की भावना को, जो एक चाहे वियतनामीज में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अमेरिका से युद्ध लड़ पाता, लेकिन वो इस भावना को नहीं तोड़ पाया और वियतनामीज ने इसका बहुत बड़े लेवल पर विरोध किया। और क्या हुआ इस वॉर में, कहीं ना कहीं जो ये बताया जा रहा है कि किस तरह से मतलब पूरा देश जो था, वियतनामीज जो थे, पूरा देश जो था, चाहे उसमें औरतें थी, बच्चे थे, यंग जनरेशन थी, बूढ़े थे, सब ने यूनाइट हो गया पूरा वियतनामीज जो थे, और अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका में चाहे आधुनिक रिसोर्सेज थी,
चाहे इतने बड़े-बड़े टैंक्स थे, बॉम्ब्स थे, बहुत बड़ी-बड़ी प्रणालियाँ थी, लेकिन वियतनामीज़ के एक यूनिफ़िकेशन वाले, नेशनलिज़्म वाले भावना को वो नहीं तोड़ पाए। यहाँ पर ये समझाने का पूरी तरह से, और ये अमेरिका ने जो ये घटनाक्रम हुआ था, ये जो उसने एक तरह से घिनौना मतलब अपराध कहकर उसकी जो है मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर इसकी अवहेलना हुई, इसकी मतलब एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा विरोध किया गया अमेरिका के लोगों के द्वारा भी और बाहर के देशों के द्वारा भी। यहाँ पर बात करते हैं कि हॉलीवुड जो है वो पिक्चर्स बनने लग गई किस पर, जो ये वॉर हुई थी वियतनामीज और अमेरिका के बीच में। यहाँ पर इतना मतलब उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में और उसके अगेंस्ट में फिल्म्स बननी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि किस तरह से एक तरह से ग्रीन बैरेटेस करके उसके समर्थन में फिल्म बनी, और उसके बाद जो उसके विरोध में अगर फिल्म बनती है, जो एपोकैलिप्स नाउ करके जो फिल्म बनी, जो जॉन फ्रॉड कपोला ने बनाई थी। तो इस तरह से बताया जा रहा है तो किस तरह से वर्ल्ड लेवल पर इसका इफेक्ट जो है वो बहुत बड़ा हुआ। नाउ बात करते हैं कि अब जो हो ची मिन्हे जो एक तरह से एक ऐसा हो ची मिन्हे ट्रेल, ट्रेल मीन्स कि भूल भुलैया मार्ग। ठीक है, भूल भुलैया मार्ग, जहाँ पर बहुत इन्होंने फ़ायदा उठाया वियतनामीज ने। जब ये वॉर हुई थी ना, अब ये पॉइंट क्यों दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वियतनामी में एक ऐसा रास्ता था जो बहुत ही भूल भुलैया रास्ता था। उत्तरी वियतनाम से मतलब नॉर्थ वियतनाम से दक्षिणी मतलब साउथ वियतनाम में जाने का रास्ता जो था वो कई रास्तों से होकर गुजरता था, जिसको ट्रेल बोला गया, जिसको भूल भुलैया रास्ता बोला गया है। तो वियतनामीज जो थे फॉट अगेंस्ट द यूएस, देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू ग्रेट एडवांटेज। उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, किनके पास? वियतनामीज के पास। तो उनने इस भूल भुलैया के रास्ते का मतलब एक रिसोर्सेज जो कम होने के बावजूद भी, ठीक है, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया ट्रेल का, और उन्होंने जगह जगह पर क्या किए गए थे कि एक तरह से फुटपाथ एंड रोड्स वाज यूज टू ट्रांसपोर्ट मैन एंड मटेरियल्स फ्रॉम द नॉर्थ साउथ। तो एक तरह से मतलब जाने आने का जो रास्ता था, जगह जगह पर उन्होंने सप्लायर्स जो थे वो बिल्ट कर दिए कि जो जब भी वॉर हुई तो जहाँ पर ये जो ट्रेल हेड सपोर्ट बेसिन हॉस्पिटल अलोंग द वे, मतलब एक तरह से जो मतलब हॉस्पिटल और इस तरह से जो कैंप्स जो थे जहाँ पर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए वियतनामीज ने लड़ाई में। ठीक है, जिसमें अमेरिका के बच्चों ने, औरतों ने, बूढ़ों ने, सब ने इसका साथ दिया। इसमें क्या करते थे कि इसमें जो भूल भुलैया रास्ता था, इसमें उन्होंने मतलब इस रास्ते का भरपूर फ़ायदा उठाया। मतलब कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उसने एक जो बहुत ही महा जो शक्तिशाली जो देश था अमेरिका का कड़ा विरोध किया। इसमें जो वियतनामीज ने क्या किया, वियतनामीज ने जो जगह जगह पर जो इस तरह कैंप्स लगाए हुए थे, ठीक है, अब क्या करता था, बॉम्ब द दिस ट्रेल ट्राइंग टू डिस्टर्ब सप्लायर्स। अब इस सप्लायर्स को एक तरह से तोड़ने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिका बॉम्ब फेंक देता था कि ये रास्ता जो है टूट जाए भूल भुलैया का, और हम जो हैं वो वियतनामीज पर कब्जा कर लें। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वियतनामीज ने एक ऐसी सफल योजना बनाई, जैसे ही वो मतलब बॉम्ब के द्वारा वो रास्ता तोड़ा जाता था, मतलब ख़त्म किया जाता बॉम्ब फेंक कर, तो वो जल्दी ही उसको दोबारा बिल्ट कर लेते थे। रातों रात में वो रास्ता दोबारा से बिल्ट कर लेते थे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा। तो बताया जा रहा है दे वर रिबिल्ट वेरी क्विकली, जो जल्दी से वो उस रास्ते को, जो भूल भुलैया का रास्ता था, वो उसको बिल्ट कर लेते थे। वो जैसे उन्होंने बॉम्ब फेंका तो उसी कुछ घंटों में उसको दोबारा तैयार कर लेते थे, ताकि जो वॉर में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। यहाँ पर बात की जा रही है जो नेशन एंड इट्स हीरोज। यहाँ पर हीरोज कौन थे? जो वियतनामीज में जो युद्ध लड़ा जिन्होंने, उसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े, जो इन्होंने बहुत अपनी फ्रीडम के लिए, अपने एक तरह से अपने नेशनलिज्म को प्रूव करने के लिए एक हीरो साबित हुए ये। और इस तरह से वुमेन जो थी, और जो एक तो जो जिन्होंने अपनी इच्छा से बढ़ चढ़ कर इस युद्ध में हिस्सा लिया। तो एक तरह से इसमें जो स्ट्रगल हुआ,
इसमें वुमेन्स ने पूरा मतलब जो जेंट्स के साथ में पूरा सहयोग किया, और यहाँ पर जो चाहे वो किसी तरह की हेल्प हो, ठीक है, किसी तरह की हेल्प हो, वो 1000 या लैक्स लेवल पे जो वुमेन्स जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नाउ यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से एंड हुआ वॉर का। यस, यहाँ पर जो है वॉर जो हो रही थी वियतनामीज और अमेरिका के बीच में, वो उसका अंत हुआ। यूएस, सबसे बड़ी बात है, यूएस फेल हो गया अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। और उसके बाद जो वॉर जो थी वो क्या कहलाई, पूरे वर्ल्ड में टेलीविज़न वॉर करके प्रसिद्ध हो गई, ठीक है, जहाँ पर प्रोग्राम्स आते थे वॉर को, मतलब किस तरह से अमेरिका जो थी वो डिफीट हो गई वियतनामीज के बहुत एक तरह से बहुत कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को हरा दिया। इसमें बात की जा रही है उसमें किसका साथ दिया। एक तो जो हीरोइक डिफेंस ऑफ द कंट्री, इसमें साथ दिया उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सबसे बड़ा साथ था वियतनामीज का। ये सालों सालों तक अभी तक एक एग्जाम्पल के रूप में वियतनामीज का जो युद्ध है वो अभी तक एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है कि कम रिसोर्सेज, कम फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, बड़े बड़े टैंक्स नहीं थे, बॉम्ब्स फैसिलिटीज़ नहीं थी, अमेरिका की तरह शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सहारे किस तरह से अमेरिका के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और बाद में सेटलमेंट हो गया, अमेरिका ने हार मान ली। और देन उसके बाद में द प्रेसिडेंशियल पैलेस इन साइगॉन ऑन 30 अप्रैल 1975 एंड यूनिफाइड वियतनाम। वियतनाम जो था 1975 30 अप्रैल को यूनिफाइड हो गया, यूनिफिकेशन हो गया उसका, और यहाँ पर वियतनाम की जीत हुई, और उसके बाद जो है यहाँ पर रिपब्लिक की स्थापना हुई। देन आपका चैप्टर जो है ये वाला ये ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप 2-3 बार इस वीडियोस को देखना, ठीक है, इसके जो फर्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, तो इसको कंबाइन करके आप थोड़ा थोड़ा टाइम लगा कर उसको वीडियोस को देखना। और ये जो वीडियोस में स्पेशली जो वीडियोस में जितने भी मैंने वीडियो बनाई है तो वो एक नोट्स ही हैं आपके, तो आप पॉज कर करके वीडियो को पॉज करके उस नोट्स को जो है आप रिटर्न कर लेना कॉपी में। तो एक तरह से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स का काम करेंगे, और आप वीडियो को जो है वो बार बार देखना, और उसको बुक्स को एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करके उसको नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कीजिए।